हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग शू के साथ होती है। जो हमारी फीमेल लीड है वो अभी अपनी फ्रेंड लिन के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उसकी फ्रेंड लिन कह रही है कि तुम्हारी शादी एक रिच बंदे के साथ हुई है तो क्या हुआ है, तो वो म्यूट ना। सच में तुम कितनी ज़्यादा अपसेट रहती होंगी उसके साथ। तो शू कहने लगती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे वो म्यूट बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसकी बहुत सारी बुराइयां कर देती है। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि अब तुम गई, मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हूँ। और फिर शू देखती है कि उसके हस्बैंड और उसके दोनों ब्रदर इन लॉ ने भी उसकी बातें सुन ली हैं और वो लोग यहाँ पर शू को चिल्लाने लगते हैं कि हम अब तुम्हारी असलियत जान गए और अब हम लोग तुम्हें इस नॉवेल में नहीं रहने देंगे। फिर शू को जब यहाँ वापस से होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो एक नॉवेल की कैरेक्टर है और वो फिर से रिबॉर्न हुई है। वो सोचती है कि यानी मैं इस नॉवेल की कैरेक्टर हूँ और ये रोमांस नॉवेल है जिसका नाम है मेरा हस्बैंड जो कि म्यूट है। फिर वो हमें बताने लगती है कि उसकी इस म्यूट सीईओ से शादी कैसे हुई, क्योंकि उसकी ये शादी बचपन में ही तय थी। तो फिर उसे फैंग से शादी करनी पड़ गई जो कि बिलियनर तो है लेकिन वो गूंगा है, इसलिए शू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे मारती रहती है। और फिर एक दिन वो बहुत सारे पैसे लेकर यहाँ से भागने का सोच रही होती है, पर नॉवेल की फीमेल लीड और जो मेल लीड के दोनों भाई हैं उन्हें इस बारे में पता लग जाता है और वो शू को जेल पहुंचा देते हैं। और फिर इस तरीके से शू की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और वो बस रोती रह जाती है। फिर यहाँ पर शू को ये सारी चीज़ें जब पता लग जाती है तो वो सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि मैं आखिर आजकल इतनी मतलबी क्यों हो गई थी, क्योंकि मैं इस नॉवेल की वजह से अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और ये नॉवेल मुझे कंट्रोल कर रहा था। और फिर वो सोचने लगती है कि वैसे मैं इतनी अच्छी लाइफ तो जी रही हूँ, इतने बड़े विला में रहती हूँ, मेरा हस्बैंड इतना अमीर है और साथ ही साथ गूंगा भी है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो फिर अगर मैं यानी अच्छे से रहूंगी और कोई बुरे काम नहीं करूंगी तो कोई मुझसे नफरत नहीं करेगा, फिर मैं आराम से अपनी अमीरी वाली लाइफ जी पाऊंगी और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, अब मैं इस नॉवेल की स्टोरी को और कंटिन्यू होने नहीं दूंगी और अब मैं इस कहानी के प्लॉट को चेंज करने वाली हूँ। तभी इतने में इसकी फ्रेंड लिन कहती है कि तुम क्या सोच रही हो। फिर वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके शू के मुंह से उसके हस्बैंड के बारे में बुराई सुनने के लिए उसे कहने लगती है कि सच में तुम्हारी लाइफ कितनी बेचारी है ना, तुम्हारा हस्बैंड एक बिलियनर है तो क्या हुआ है, तो वो म्यूट। शू मन ही मन हंसने लगती है कि अब मैं इस कहानी की सारी स्टोरी जानती हूँ, इसे क्या लग रहा है कि अब मैं इसकी बातों में फूल बनने वाली हूँ। फिर शू इसे बहुत ही खुशी से बताने लगती है कि मेरा हस्बैंड म्यूट है तो क्या हुआ है, तो इतना अमीर ना, और ऊपर से अच्छी बात है वो कुछ बोलता नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी नहीं होता और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी फैंग के साथ हुई है और मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर ये सुनकर लिन को शौक लगता है और वो सोचती है कि आखिर ये मतलबी लड़की अचानक से एक डिफरेंट पर्सन कैसे बन गई। फिर वो कहती है कि देखो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम अपने दिल की सारी बात मुझे बता सकती हो। तो शू कहती है कि अरे हाँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया और वो इसे बाय बाय बोलकर चली जाती है। फिर लिन को बहुत गुस्सा आती है और सोचती है कि नहीं, अब मुझे नेक्स्ट मौका ढूंढना होगा इसके असलियत को बाहर निकालने का, ताकि मैं फैंग को दिखा सकूं कि ये कितनी ज़्यादा बुरी है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ अपने घर पहुँचती है और वो मज़े में गाने वगैरह गा रही होती है और तभी इतने में सामने वो अपने हस्बैंड को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि वो सच में बहुत ही हैंडसम है। फिर शू सोचती है कि अब मैं वापस से रीबॉर्न हुई हूँ तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी इस सेकंड फीमेल लीड वाली ट्रेजिक एंडिंग को बदलना चाहिए और उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन बनाना होगा। फिर ये तुरंत ही उसके पास पहुँच जाती है और कहती है कि हस्बैंड चलो खाना खाते हैं। तो फिर वो हाँ कहता है। ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वो मान गया और सोचती है कि अब वो उसके साथ बातें करेगी और अच्छे से उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाएगी। फिर वो मेड आंटी को आवाज़ देने लगती है कि वो जल्दी से उन लोगों के लिए डिनर रेडी करे। फिर फैंग यहाँ उसके बिहेवियर से काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि क्या वो बस खाना खाना चाहती है। फिर दोनों यहाँ डिनर करने बैठते हैं और शू कहने लगती है कि तुम हमेशा कितने बिजी रहते हो और हम लोग साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते, तो क्यों ना आज हम लोग बातें करें। ये सुनकर दोनों मेड्स यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये दोनों बातें कब करने लग गए। फिर शू कहने लगती है हम लोग कितने टाइम बाद साथ में बैठ के डिनर करने जा रहे हैं ना, शायद ये हमारा तीसरा डिनर होगा। तो फैंग इसे अपने नोटबुक में हाँ लिख कर देता है। शू सोचती है कि मैंने इतनी सारी बातें बोल ली और इसके पास मुझे बोलने के लिए सिर्फ एक वर्ड है, वो भी कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं। फिर वो इसे कहने लगती है कि शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ ली थी जिसके लिए तुम्हारे पास वर्ड ही नहीं थे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ
ये बताओ अभी तुम काम के लिए कब बिजनेस ट्रिप पर जाओगे। फिर वो जैसे ही लिखने जा रहा होता है तो ये कहती है कि हाँ मैं तुमसे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं तुम पर कोई नज़र नहीं रख रही हूँ, बस बहुत ही क्यूरियस हो रही हूँ तुम्हारा दिन जानने के लिए कि तुम घर पे कब रहोगे। तो फिर वो उसे लिख कर देता है कि मैं अभी नज़दीकी में कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहा हूँ। तो शू उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि अगर ये गूंगा नहीं होता तो कितना आउटस्टैंडिंग पर्सन होता। फिर वो कहती है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि देखो मुझे बातें करना बहुत पसंद है और अगर मैं बातें नहीं करूँगी तो पागल हो जाऊंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं तुमसे ज़्यादा बातें करूँगी तो तुम मुझे अनोइंग फील करोगे। तो फैंग मन में सोचता है कि हाँ, और वो उसे लिख कर देता है कि नहीं तुम बोल सकती हो। तो फिर ये तो खुश हो जाती है और फिर इसके बाद अपने रूम में आने के बाद वो इस बारे में सोच रही होती है कि फैंग मुझसे नफरत नहीं करता है, इसका यह मतलब है कि मैं इजीली उसे तो खुश रख सकती हूँ। फिर वो सोचती है कि चलो मुझे सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर नॉवेल ने मुझे फिर से कंट्रोल करी तो फिर मैं ये पढ़ते के साथ ही सब याद कर सकूं कि मुझे करना क्या है। फिर वो नोट डाउन के लिए लिख लेती है कि मुझे फैंग के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। फिर जैसी फैंग यहाँ पर आने लगता है तो ये जल्दी से अपनी डायरी छुपा लेती है और सोने का नाटक करती है। फिर वो भी चुपचाप अपना बेड पर आकर लेट जाता है और ये सोचती है कि सच में कितना सिंपल पर्सन है ये। 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन ये बस मेरे साथ बेड शेयर करता है और ऐसे ही अपना सो जाता है। फिर सोचती है कि अच्छी बात है, मुझे भी इसे सर्व करना नहीं पड़ेगा, वैसे भी मुझे किसी मैन की जरूरत नहीं है, बस मुझे पैसे चाहिए खर्च करने को। फिर वो अपना सो जाती है और सपने में वो पार्टी कर रही होती है और मेल मॉडल्स के ऊपर पैसे वगैरह उड़ा रही होती है। फिर इतने में पर फिर से उसके सपने में उसके दोनों ब्रदर इन लॉ उसे जेल पहुंचाने आ जाते हैं और फिर यही सपना देखकर वो सुबह उठ जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ ये सपना था। फिर वो जल्दी से अपनी डायरी में नोट डाउन करने लगती है कि मुझे फालतू पैसों का लालच नहीं करना है जो पैसे मेरे नहीं है। फिर इतने में फैंग रेडी हो जाता है और ये उसे देखते के साथ ही गुड मॉर्निंग कहने लगती है, पर वो तो इसे इग्नोर करते हुए रूम के बाहर चला जाता है। शू अपसेट होती है कि आखिर में लेट उठी, मुझे जल्दी उठना चाहिए था ताकि फिर मैं उसके लिए एक प्यारा सा ब्रेकफास्ट बनाती। फैंग बाहर से उसकी बातें सुन रहा होता है और यहाँ शू अपने आप से कह रही होती है कि अब जब तक मैं होश आवाज में हूँ मुझे अच्छे से फैंग के साथ अपना रिलेशनशिप ग्रो करना है और यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जीनी है, ऐसा वो ठान रही होती है। फिर इसके बाद फैंग अपनी कंपनी पहुंचता है जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज उसका वेलकम कर रहे होते हैं और फैंग को यहाँ लिन को देखकर गुस्सा आती है और वो जैसे ही जाता है तो उसका असिस्टेंट लिन को बताने लगता है कि दोबारा से ऐसे ब्राइट कलर्स मत पहनना, बॉस को ऐसे कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा वो उसे वार्निंग देकर चला जाता है। फिर बाकी सारे एम्प्लॉयज यहाँ लिन के बारे में बातें करने लगते हैं कि कितनी बेकार लड़की है, यहाँ पर वो बॉस को सेड्यूस करने के लिए अच्छी बनने का प्रिटेंड कर रही थी लेकिन देखा फेल हो गई। दूसरी ओर शू यहाँ घर पर होती है और वो मजे में डांस कर रही होती है और सोचती है कि कितनी अच्छी बात है, मुझे तो कोई काम भी करने की जरूरत नहीं। फिर इतने में से लिन मैसेज करने लग जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर बारबेक्यू खाने चलोगी, तो ये उसका नंबर ही तुरंत ही डिलीट कर देती है और फिर सोचती है कि वैसे मुझे अब सच में बारबेक्यू खाने का मन कर रहा है। फिर वो फैंग को तुरंत ही मैसेज करने लग जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग यहाँ अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है और तभी इसके मोबाइल की नोटिफिकेशंस बजने लगती है और ये देखता है कि शू ने उसे मैसेज करी है कि क्या तुम मेरे साथ बारबेक्यू डिनर करना चाहोगे। और फिर इसके बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर कार में बैठकर शू को देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर ये लड़की इतनी बदल कैसे गई और अब ये करना क्या चाहती है। शू यहाँ बहुत ही अपसेट होती है अकेले यहाँ खाना खाने के लिए। फिर इतने में इसके पास एक लड़की आ जाती है जो कि शू की दुश्मन है। फिर यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को शू से मिलवाने लगती है और बताती है कि वो एक सीईओ है और बहुत ही अमीर है। तो शू कहती है कि तुम्हारे इस ओल्ड बॉयफ्रेंड का हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा स्पेशल है और वो उसके ऊपर हंसे जा रही होती है। तो फिर जिंग भी शू का मजाक उड़ाती है कि तुम कितने पुराना बैग यूज कर रही हो, मैं तो हमेशा नया नया महंगा बैग यूज करती हूँ। हम देखते हैं फैंग कार में बैठ कर ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो भी यहाँ शू का साथ देने के लिए आने लग जाता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या मैं भी आपके साथ चलूं, तो फैंग उसे मना करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग शू का मजाक उड़ाई जा रही होती है कि तुम ऐसी जगह पर खाना खाती हो, तुम कितनी गरीब हो, यहाँ पर खाना खाओगी ना तो फिर मोटी हो जाओगी। तो फिर शू कहती है कि मुझे यहाँ का खाना खाना पसंद है और वैसे तुम्हें क्या पता मैं मोटी भी हो जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड मुझे फिर भी पसंद करने वाला है। फिर इतने में शू देखती है कि फैंग यहीं पर ही आ रहा है, वो उसे देखती रह जाती है और ये उसके पास आके बैठता है। तो शू सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि सच में यहाँ पर आएगा। तो जिंग पूछने लगती है कि आखिर ये कौन है, तो वो शू बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है और फिर वो उसके बारे में कुछ कहने जा रही होती है। तो इतने में ये आदमी कहता है कि जरूर ये कोई सिंपल पर्सन होगा
इसके ड्रेसिंग स्टाइल से ही लग रहा है। फिर जिंग यहाँ शू का और मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ बोल भी नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गूंगा है। तो शू फैंग को इशारा करने लगती है कुछ बोलने के लिए, पर ये आदमी तो कंटिन्यूअसली फैंग का मजाक उड़ाया जा रहा होता है और कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, मैं तुम्हें क्लीनर की जॉब दिलवा दूंगा। वैसे तो सैलरी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन तुम जैसे डिसेबल के लिए फायदा है क्योंकि कुछ बोलना नहीं होगा। ऐसा बोलकर जी और वो दोनों साथ में हंसे जा रहे होते हैं। तो शू कहती है कि ये बहुत ही फनी था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और भी फनी बात बताती हूँ। तो फिर ये आदमी जैसे ही शू के पास आता है तो शू उसे सीधा एक थप्पड़ लगाती है। फिर जी यहाँ शू को चिल्लाती है। तो शू कहती है कि अच्छा, तो अब तुम अपने इस बॉयफ्रेंड की साइड लोगी। फिर वो उसे भी जाकर एक थप्पड़ लगाती है और फिर वो जी और उसके बॉयफ्रेंड की सारी पोल खोल देती है कि उसके हाथ में जो रिंग है और जो घड़ी है वो सब नकली और सस्ता है जैसे उसके बाल है। और फिर वो जाकर फैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड बोल नहीं सकता है तो क्या हो गया, लेकिन दिखने में और हर चीज में वो तुम्हारे वाले से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। तो जी कहने लगती है कि तुम अगर मुझसे पंगे लोगी ना तो मैं बता रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड के बहुत ही कनेक्शन है, फिर तुम इस शहर में नहीं रह पाओगी। शू कहती है कि अच्छा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो इसे सब पता लग जाएगा कि तुम कॉलेज टाइम में कितने सारे लोगों के साथ अफेयर चलाया करती थी और दूसरों की मिस्ट्रेस बनकर उनका घर खराब करती थी। तो फिर जी का मुंह बंद हो जाता है और फिर शू यहाँ अपना बैग टांगती है और फैंग का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से सीधा बाहर लेकर जाती है और कहती है कि आखिर तुम उन लोगों को वो सारी चीजें क्यों बोलने दे रहे थे। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम बोल नहीं सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम आखिर एक ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट हो, तुम कैसे भूल सकते हो? क्या ऐसे टाइम पर तुम्हें मेरी जरूरत है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? फिर फैंग कुछ बोल ही नहीं रहा होता है और शू इसका हाथ छोड़ देती है। इतने में यहाँ पर फिर फैंग का असिस्टेंट कार लेकर पहुंच जाता है और फैंग को कार में बैठने के लिए बोलता है। तो फैंग सीधा कार में बैठकर कार ही लेकर चला जाता है और शू बस आवाज देती रह जाती है और गुस्सा होती है कि पहले तो वो बोल नहीं सकता था और अब ना सुनने का भी प्रिटेंड कर रहा है। फैंग यहाँ से जाते हुए अपना हाथ देख रहा होता है क्योंकि शू ने अब उसका हाथ पकड़ी थी तो वो स्माइल कर रहा होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि फैंग यहाँ रूम में आ जाता है और वो देखता है कि शू तो यहाँ अपनी कॉमिक बुक पढ़ते पढ़ते सो चुकी होती है। फिर ये बुक को यहाँ साइड में रखता है और अपना लेट जाता है। तभी इतने में नींद में शू इसके ऊपर अपना हाथ रख लेती है और कहने लगती है कि हस्बैंड तुम बिंग से जेलस मत होना। तो फिर ये सोचता है कि आखिर ये बिंग कौन है। फिर हम देखते हैं कि सुबह जब शू की नींद खुलती है तो वो देखती है कि फैंग यहाँ पर है ही नहीं, तो उसे लगता है कि वो फिर से आज लेट उठी है। जब ये टाइम देखती है तो उसे पता लगता है कि अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं। आखिर कौन 6 बजे काम पर जाता है? ये सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ के मुझसे छुप रहा है। फिर इसके बाद भी वो सोचने पड़ी होती है कि मैं तो उसके साथ अभी इतने अच्छे से हूँ, फिर भी वो मुझसे छुप क्यों रहा है। और फिर शू अपनी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर अकाई सूची का पोस्टर देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से उसके साथ अपनी फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगती है। तभी यहाँ पर इसका ब्रदर इन लॉ हान आया होता है और वो कॉल पर बात कर रहा होता है कि भाई आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने ले आया। तो शू ये सुनकर खुश हो जाती है कि लगता है फैंग ने ये मेरे लिए मंगवाया है। ये बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। तभी इतने में हान कहता है कि सिस्टर इन लॉ क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं मुझे देने के लिए? तो ये सोचती है कि नॉवेल की कहानी के हिसाब से ये फैंग का छोटा भाई है जिसे अपने आईब्रोज हिलाने की आदत है। फिर वो कहती है कि तुम खुद कुछ काम नहीं करते हो और मुझसे मेरे पैसे मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगी। फैंग अपने ऑफिस में होता है और वो अपने भाई हान का मैसेज देख लेता है कि उसने उसका काम कर दिया और फिर फैंग देखने लगता है कि शू ने अपने उस फेवरेट एनिमी के साथ वीडियो पोस्ट करी हुई है। पर ये जेलस होने लगता है कि वो उसे हस्बैंड भी कह रही होती है और उसे किस भी दे रही होती है। तभी यहाँ फैंग का असिस्टेंट आ जाता है उसे कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए और दूसरी ओर हान कहता है कि कोई पैसे नहीं है का मतलब क्या है? तो शू कहती है कि मेरे सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट में है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हारे भाई को बोल देती हूँ। तो फिर ये तुरंत ही फोन ले लेता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ सिर्फ थोड़े से मिलियंस के लिए भाई को परेशान करने की क्या जरूरत है? वैसे भी सिस्टर इन लॉ आप बहुत सारे पैसे चुराती रहती हो तो उनमें से थोड़े मुझे भी दे दो। तो शू कहती है कि अपने सिस्टर इन लॉ के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर दो और हाँ वापस से तुमने अपने वो आईब्रो हिलाए ना तो यकीन करो मैं अभी तुम्हें मारूंगी। तो ये कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो शू उसके फिर आईब्रो नोचने लगती है तो ये कहता है कि सॉरी मैं नहीं करूंगा। फिर ये इसे छोड़ देती है तो भी वो नहीं मानता और अपने आईब्रो हिला हिला के इसे चिढ़ाकर चला जाता है। फिर शू ये देखकर खुश होती है कि फैंग ने उसके पोस्ट को लाइक करा तो फिर ये सोचती है कि मौका अच्छा है हमारे रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए। फिर वो उसे बहुत सारे फनी फनी स्टिकर भेज देती है और ये देखकर फैंग स्माइल करने लगता है और असिस्टेंट ये देखकर शॉक हो रहा होता है कि बॉस को आखिर क्या हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग जब रात में घर आता है तो वो देखता है कि शू यहाँ ड्रिंक करते हुए ड्रामा देख रही होती है
और वो उसे देखते ही थैंक यू कहने लगती है कि तुमने आज मेरे हस्बैंड को मुझे दिया है। फिर फैंग जाने लगता है तो शू कहती है कि रुको, और वो उसे यहाँ बैठा देती है और फिर उसके लिए टॉनिक सूप लेकर आती है और कहती है कि तुम हर रोज़ काम करते रहते हो तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनाई हूँ, इससे तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, तो जल्दी से इसे पी लो। ऐसा बोलकर उसके ऊपर ही बैठ जाती है और कहती है कि हस्बैंड तुम्हारा हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तुम अगर हैप्पी और सेफ रहोगे तभी तो मैं एक रिच वुमेन वाली लाइफ जी पाऊंगी, और रुको मैं तुम्हें खुद ही पिलाती हूँ। फिर वो जैसे यहाँ चम्मच से उसे पिलाने वाली होती है तो चम्मच तो नीचे गिर जाता है, तो ये हंसने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर वो सारा सूप अपने मुंह में ले लेती है और तुरंत ही इसे किस करते हुए सूप पिलाने लगती है। बेचारा तो शौक रह जाता है और फिर वो जल्दी से इसे दूर करता है और कहता है कि ये क्या है। तो ये सुनते के साथ ही वो कहती है कि तुमने कुछ बोले, देखो अब तो तुम बोल सकते हो। फिर वो भी शॉक होता है और फिर शू को ध्यान आता है कि अभी मैंने इसके साथ ये क्या हरकत करी थी, ये तो हैरेसमेंट हुई, कहीं फिर ये अब मेरे साथ डिवोर्स एग्रीमेंट तो साइन करने के लिए नहीं बोलेगा। फिर ये तुरंत ही यहाँ से जाने का बहाना करने लगती है और कहती है कि तुम अभी जो बोल रहे थे ना, ये एक मिरेकल है, ये ज़रूर मेरी मेडिसिन की वजह से हुआ होगा, तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ अपना सोने के लिए। ऐसा बोलकर जल्दी से रूम में भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शू मेट से पूछती है कि क्या फैंग बचपन से ही बोल नहीं सकता है, तो मेड बताती है कि नहीं, बचपन में मास्टर बोलते थे और वो कोई पैदाशी गूंगे नहीं थे। फिर इतने में फैंग यहाँ पर आने लगता है तो मेड चली जाती है और शू इस बारे में सोचने लगती है कि फैंग की जो बीमारी है वो कोई साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से, और वो खुद बोलना नहीं चाहता है इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है। फिर ही सोचती है कि अगर ऐसा रीज़न है फिर तो मैं उसकी रिकवरी में उसकी हेल्प कर सकती हूँ और वो ठीक हो जाएगा। फिर इतने में मेड यहाँ उसके लिए कोट लेकर आती है तो शू जल्दी से उसे कोट पहनाने में हेल्प करती है और कहती है कि कल रात में ड्रंक थी तो मैंने जो करी उससे माइंड मत करना। और फिर शू इससे पूछती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तो क्या हम दोनों साथ में बैठ के बात करें, तो ये मान जाता है और फिर शू इससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारा डॉक्टर हर महीने तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आता है। तो फैंग इसके लिए अपना सिर हिलाता है तो ये कहती है कि फिर इस बार जब तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर मेट को तो शौक लग रहा होता है और शू यहाँ पर फैंग से कही जा रही होती है कि मैंने इंटरनेट पर तुम्हारी बीमारी के बारे में सर्च करी थी और मुझे पता लगा है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का साथ होना ज़रूरी है और तुम्हारी फैमिली सिर्फ मैं ही हूँ, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट में तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। तो फैंग उसे लिख कर देता है कि ठीक है, अगर तुम घर पे रही तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तो फिर शू कहती है कि ठीक है, तुम मुझे एडवांस में बता देना कि तुम कब चलने वाले हो, तो फिर मैं घर पे ही रहूंगी। और फिर वो उसके साथ प्रॉमिस भी करवा लेती है और उसे देखकर स्माइल करती है, पर फैंग तो काफ़ी शॉक होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी इसे इसकी ग्रैंडपा की मैसेज आती है। वो बताते हैं कि अभी 15 तारीख को घर पे डिनर पार्टी होने वाली है, तो अपने साथ शू को लेकर आना पार्टी के लिए। तो फैंग इसके लिए अपने ग्रैंडपा को हाँ बोल देता है। तो फिर इसके ग्रैंडपा तो शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि पहली बार है कि इस लड़के ने मुझे किसी चीज़ के लिए हाँ बोला है। वो खुश हो जाते हैं कि मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए कितनी अच्छी वाइफ ढूंढा हूँ जो कि इतनी क्यूट और जेंटल है और उसने इसे भी अच्छा बना दी है। और फिर फैंग अपने ग्रैंडपा को ये भी मैसेज कर देता है कि आप फैमिली डॉक्टर को भी वापस से मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए बुला लेना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अभी जल्दी तो आया था ना, तो फैंग कहता है कि नहीं, फिर से बुला लेना। और ये बहुत ही खुश होता है कि अब तो शू भी उसके साथ रहेगी। फिर दोनों जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो कार हिलने की वजह से शू तो इसके ऊपर गिरने लगती है और कहती है कि सॉरी, और वैसे ही बताओ तुमने मुझे एडवांस में क्यों नहीं बताया। तो फिर वो उसे फ़ोन की तरफ इशारा करता है और शू देखती है कि उसने उसे मैसेज करके बताया था कि आज रात हम ग्रैंडपा के घर पे चलेंगे। तो फिर ये कहती है कि सॉरी मैंने देखी नहीं थी, और फिर ये याद करने लगती है कि पिछली बार जब वो ग्रैंडपा के घर पे गई थी तो वो वहाँ पर कितने बुरे तरीके से बिहेव कर रही थी और ग्रैंडपा के साथ बदतमीजी के साथ साथ हाउसकीपर को भी चिल्ला रही थी कि उसने कितना गंदा खाना बनाया है। पर फैंग और उसके ग्रैंडपा इससे बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे थे और बस उसकी बातें सुन रहे थे। अब ये सब याद करके शू सोचती है कि सच में कहानी की वजह से उसे क्या क्या करना पड़ रहा था। फिर वो फैंग से कहने लगती है कि ग्रैंडपा के घर पहुंचने से पहले हमें एकदम क्लोज कपल बनने का प्रिटेंड करना होगा, तो तुम बताओ, तुम मुझे हक करोगे या फिर मेरी कमर पर हाथ रखोगे। फैंग काफी शौक हो रहा होता है तो शू कहती है कि हम ग्रैंडपा को पता थोड़ी ना लगने दे सकते कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। तभी जैसे ही दोनों कार से बाहर निकलते हैं तो शू पैर मुड़ने की वजह से गिरने वाली होती है, तो फैंग उसे गिरने से बचा लेता है। इतने में फिर यहाँ हाउसकीपर पहुंचकर कार का डोर बंद करता है और कहने लगता है कि आप लोग अंदर आ जाओ, ओल्ड मैन आप लोग का वेट कर रहे हैं। तभी इतने में यहाँ पर फैंग का छोटा भाई हान भी आ जाता है और फिर हाउसकीपर कहता है कि अब वो भी आ गए तो वो भी साथ में डिनर करेंगे।
तो फैंग शू को हक करके अंदर लेके जाने लगता है और ये देखकर हान तो शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ कार्टून देखकर हंस रहे होते हैं और इतने में शू और फैंग घर पहुंच जाते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए। फिर इतने में हान कहता है कि ओल्ड मैन मैं भी आया हूँ। तो शू से मारती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो हान कहता है कि भाई अपनी वाइफ को संभाल लो, ये मुझे मार रही है। तो फिर फैंग तो कुछ नहीं कहता और वो तो शू की हरकतें देखकर स्माइल कर रहा होता है। और फिर शू यहाँ ग्रैंडपा के पास बैठकर उनसे काफी सारी बातें करने लगती है। तो ग्रैंडपा उसे एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो इसमें तुम्हारे ग्रैंडपा भी है, हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहा करते थे और एक बार उसने मेरी जान बचाया था और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर हम दोनों ने सर्वाइव कर लिए तो हम दोनों एक दूसरे के ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की शादी करवा देंगे। तो फिर ऐसे तुम दोनों की शादी हो गई। तो शू और फैंग ये सुनकर खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ घर पे फैंग का सबसे छोटा भाई चैन भी आया होता है। तो हान कहता है कि पूरी फैमिली इतने देर से आए हुए और तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम अब आए हो। फिर ग्रैंडपा भी चैन को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने अपना क्या हुलिया बना के रखा है, तुम दोनों सच में क्या मुझे परेशान करना बंद करोगे। तो हान कहता है कि ग्रैंडपा आप इसके साथ मुझे भी क्यों डांट रहे हैं, कम से कम मैं इस हरे बाल वाले से ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो चैन कहता है कि हाँ मुझसे ज्यादा पैसे वेस्ट करने में तुम टैलेंटेड हो। तो हान कहता है कि लेकिन तुम अपनी फालतू सॉन्ग्स और एल्बम पे पैसे वेस्ट करते हो। तो चैन कहता है कि मेरे सॉन्ग्स को फालतू मत बोलना, मैं मरने और जीने पर गाना लिखता हूँ। फिर ग्रैंडपा भी चैन से कहने लगते हैं कि उसके सारे काम फालतू हैं। तो चैन कहता है कि ग्रैंडपा मैं रैपिंग करता हूँ और ये फ्री स्टाइल है। और फिर चैन अपना रैप सुनाने लग जाता है और इसका रैप सुनते हुए ग्रैंडपा तो शॉक हो रहे होते हैं और हान को हंसी आ रही होती है। और फिर जैसे ही इसका रैप खत्म होता है तो शू तो बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि ये क्या लिरिक्स थी, इतनी फनी। फैंग और ग्रैंडपा उसे शॉक होकर देख रहे होते हैं कि आज तक उसने ऐसे बिहेव नहीं करी। फिर शू भी चुप हो जाती है और कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और हान हंसते हुए कहता है कि वैसे सिस्टर इन लॉ बिल्कुल सही कह रही थी। तो चैन कहता है कि भाई देख लो कैसे ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू फैंग के साथ कार में बैठकर डिनर पार्टी से वापस आ रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मैंने उस वक्त अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं करी। मैंने सोची थी कि मैं अपना अच्छा इंप्रेशन जमाऊंगी लेकिन मैंने अपनी सारी मेहनत वेस्ट कर दी। और फिर शू अपसेट होकर यहाँ जैसी फैंग की तरफ देखने लगती है तभी इतने में शू का फोन बजने लगता है। तो वो इसे कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी और वो अपना कॉल उठाती है और अपनी मॉम से बातें करने लगती है। शू की मॉम उससे उसका हाल चाल ले रही होती है। तो शू कहती है कि सब कुछ ठीक है। फिर उसकी मॉम पूछती है कि फैंग और तुम्हारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं कि नहीं, कहीं वो तुम्हें बुली वगैरह तो नहीं करता है, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। शू कहती है कि मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से, मैं सच कह रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि अगर तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे भी खुशी है। फिर तभी इतने में फैंग यहाँ शू को अपने कोट से कवर करता है तो वो खुश हो जाती है कि इसे कैसे पता लग गया कि मुझे ठंडी लग रही थी, चलो अच्छी बात है, यानी कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई है, हम दोनों का रिलेशन थोड़ा सा तो क्लोज हो गया है। इसी बात को सोचकर वो बहुत ही खुश हुई जा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू घर पे बुक पढ़ रही होती है तभी इसे अपने कंपनी के बॉस की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि उसे वैरायटी शो के शूट के लिए कल एक एक्टर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा और कल कार उसे खुद ही पिक करने आ जाएगी। फिर शू सोचती है कि सच में अब छुट्टियों के दिन खत्म, अब कल से काम करना शुरू करना है। फिर शू जैसी शावर लेने के लिए जा रही होती है तभी इतने में फैंग शावर लेकर बाहर निकलता है और उसने टॉवेल भी नहीं लिया होता है और शू से ऐसे देख लेती है और फिर वो जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ करती है और ये टॉवेल पहनने के बाद उसके पास आ जाता है और उसका फेस टच कर रहा होता है। शू अपनी आंखें बंद करके सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है और खुशी होने लगती है कि सच में अब वो अपनी ओवर बियरिंग प्रेसिडेंट वाली क्वालिटी दिखा रहा है और फ्लर्टिंग कर रहा है उसके साथ। वो यहाँ आंख बंद करे करे उसके मसल्स भी टच करके खुश हो रही होती है। इतने में फैंग यहाँ उसे दूर करके जाने लगता है तो शू जल्दी से उसे रोकती है और उसे खुद ही किस कर लेती है और मन में सोचती है कि लगता है मुझे इसे सिखाना पड़ेगा। फिर ये बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही थी। तो शू कहती है कि तुमने फिर से बोले। फिर वो सोचने लग जाती है कि क्या कोई मेडिकल मिरेकल हो रहा है। इतने में फ्रैंक कहता है कि एक बार फिर से किस करते हैं और दोनों ही फिर यहाँ किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू अपना तैयार होकर अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए निकल रही होती है और वो फ्रैंक को बॉक्सिंग करते हुए देखकर खुश होती है और सोचती है कि सच में ये ओवर बियरिंग प्रेसिडेंट कितना फिट रहता है। फिर इसके बाद ये घर के बाहर वेट कर रही होती है और कार इसे पिक करने पहुंच जाती है और उसमें से वो एक्टर बाहर आता है और वो इसे बताता है कि एक्चुअली ड्राइवर ने अचानक से छुट्टी ले लिया तो मैं खुद ही ड्राइव करके आ गया।
शू इसे देखकर सोचती है कि वैरायटी शो के लिए कितना अच्छा एक्टर ढूंढा ये तो सच में हैंडसम है। फिर वो इसे हैंडशेक करने लग जाती है और तभी फैंग ऊपर से इन दोनों को ऐसे साथ देखकर जेलस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शू जब इस एक्टर के साथ साथ में जा रही होती है तभी यहाँ पर बहुत सारे फैंस और रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर शू को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि इन लोग की जो न्यूज़ बन जाती है, ये फैंग यहाँ अपने ऑफिस में बैठकर देखता है और जेलस हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ शॉपिंग करते हुए फैंग को फोटो भेजती है और कहती है कि क्या तुम्हारे लिए भी मैं कोई चीज़ लेकर आऊँ। तो फिर ये फोटो में देखता है कि उसके साथ वो एक्टर भी है, तो फिर ये गुस्से में उसे लिख देता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। शू सोचती है कि ये क्या चल रहा है, बिजनेस ट्रिप पर आने से पहले तो सब कुछ ठीक था,